नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, अपने इस क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग सीरीज में हम लोग आज 2003 के 51 क्वेश्चन से लेकर 85 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक प्रश्नों को सॉल्व किया है 2003 के। आज हम 51 नंबर से प्रारंभ करके 85 नंबर तक शुरू करेंगे। तो ये लेक्चर किन साथियों के लिए महत्वपूर्ण है? तो शिक्षा शास्त्र विषय से यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे टेट, सुपर टेट, पीजीटी, हायर या किसी भी स्टेट के सुपर टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान से पढ़िए, यहाँ से आपको प्रश्न मिलने की संभावना है। और कहीं से भी आपका संबंध शिक्षा शास्त्र विषय से है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन कहता है, 51 नंबर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कहता है कि एक सफल अध्यापक वही होता है जो छात्रों को क्या करता है, पढ़ाता है, या छात्रों को कहानियां सुनाता है, या छात्रों की गलतियां पकड़ता है, या छात्रों को स्वयं सीखने में सहायता करता है। तो एक सफल अध्यापक वही है जो छात्रों को क्या करे, पढ़ाए या कहानी सुनाए या गलतियां ही हमेशा निकाले, या फिर एक सफल अध्यापक वही है जो छात्रों के स्वयं सीखने की प्रेरणा को जागृत करे और उनमें प्रत्येक विषय के प्रति एक सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करने का एक काम कर सके। तो इसलिए एक सफल अध्यापक वही है जो छात्रों को स्वयं सेल्फ से अपनी सेल्फ लर्निंग में सहायता कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्पेंसर के अनुसार निर्धारित पाठ्यक्रम में कौन सा विषय नहीं है। स्पेंसर के अनुसार निर्धारित पाठ्यक्रम में कौन सा विषय नहीं, मतलब स्पेंसर ने जो अपनी शिक्षा संबंधी अवधारणा प्रस्तुत की है उस अवधारणा में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया है। धर्म को, शारीरिक विज्ञान को, गणित को और संगीत को। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने शारीरिक विज्ञान, गणित, संगीत सभी चीजों को रखा है। धर्म को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की बात नहीं कही है, परंतु हर्बर्ट स्पेंसर शिक्षा के द्वारा चारित्रिक और नैतिक विकास के बहुत पक्षधर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार से गांधी जी ने शिक्षा में के द्वारा नैतिकता की बात कही है, उसी प्रकार से हर्बर्ट स्पेंसर शिक्षा के द्वारा नैतिकता के विकास की बात करते हैं। तो अगर कभी आपको कंपैरिजन करने को भी आ जाए तो आप प्रयास करिएगा कि ये सारी चीजें यहाँ पर सम्मिलित हो जाएंगी। अगला प्रश्न पढ़ें। कहता है कि अध्यापकों को मानसिक स्वास्थ्य नियम की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। अध्यापकों को मेंटल हाइजीन, उनका दिमाग सही रहे, बुद्धि दुरुस्त रहे, इसकी भी शिक्षा है। अरे शिक्षा तो हमारे देश में बहुत सारी चीजों की है, ठीक है। शिक्षा तो हमारे देश में ये भी कहा जाता है कि जब जाइए तो दरवाजा बंद कर लीजिए। तो शिक्षा हर चीज की देनी पड़ेगी। तो अध्यापक का दिमाग सही रहे, वो बहुत, उसे कहते हैं ना, मास्टर बहुत खूसट हो गया है, तो वो खूसट न बनने पाए, इसके लिए मानसिक स्वास्थ्य नियमों की शिक्षा दी जाए। जिससे क्या हो सके, जिससे वे पागल बच्चों का इलाज कर सकें। अच्छा भाई, जिससे शिक्षक का काम न मिलने पर वो अपना मेंटल क्लिनिक, सबसे बेस्ट यही है, शिक्षक का काम न मिलने पर वो अपनी मेंटल क्लिनिक कर सकें और अपने दिमाग का खुद इलाज कर सकें। तो तीसरा क्या कहते हैं, बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें और बच्चों की समस्याओं को समझें, और क्या करें, बच्चों की समस्याओं को समझें और अपना स्वयं मानसिक संतुलन रखें। ठीक, अपना स्वयं, यहाँ पर जो लिखना छूट गया है, अपना स्वयं का मानसिक संतुलन रखें। ठीक, तो फिलहाल तो यहाँ पर अगर आपका दिमाग दुरुस्त है, अगर आप अंदर से फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, तो वो आपके व्यवहार में झलक जाएगा। किस प्रकार से, आप छोटी छोटी बातों पर अगर नाराज होने लगते हैं, जरा जरा सी बात पर इरिटेट होने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा आपके मन में इस समय कुंठा है, किसी चीज को लेकर के आप परेशान हैं। यदि आपका जीवन सरलता से चल रहा है, और आप एक जीवन सरलता से तो किसी का नहीं चलता, सबके जीवन में संघर्ष रहते हैं, परंतु यदि आप संघर्षों में सामर्थ्य बनाए रखने के प्रयास करते हैं तो जरूर आपका मन जो है वो शांत रहेगा। और जब मन शांत रहेगा
तो प्रत्येक व्यक्ति से आप एक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे। इसीलिए बच्चों अध्यापकों को मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की शिक्षा इसलिए दी जानी चाहिए जिससे वो बच्चों के साथ अच्छे से व्यवहार कर सकें। जब सहानुभूति व्यवहार करेंगे तो उनकी समस्याओं को भी समझ सकेंगे, अपने मन का संतुलन भी बना रखेंगे। इसलिए ये बेस्ट ऑप्शन है बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए। अगला प्रश्न हमारा है, क्या कहता है कि क्रियात्मक अनुसंधान या क्रियानुसंधान, ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान या जिसे हम एक्शन रिसर्च कहते हैं, क्या है। चलो भाई देखते हैं क्या कह रहे हैं, क्या है। ऐसा अनुसंधान जिसमें कार्य करना पड़ता है। अच्छा भाई, यह अनुसंधान का प्रयोगात्मक रूप है। इसमें वैज्ञानिक विधि को समझने का अध्ययन किया जाता है। ऐसा अनुसंधान जो पैसा लेकर किया जाता है। वेरी नाइस कमेंट, मतलब विकल्प लिखने वालों को भी सलाम। ठीक, कितनी सत्य बात आप लिख देते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि क्रियात्मक अनुसंधान तत्कालिक परिस्थितियों से संबंधित होता है, स्थानीय समस्याओं से संबंधित होता है और प्रक्रिया से संबंधित व्यक्ति के द्वारा ही इस रिसर्च को किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर के अध्यापक को, देखिए एक क्या होता है, एक रिसर्च करने में काफी समय लगता है। अनुसंधान कार्य एक लंबा काम है, सामान्यतः 3 वर्ष या 1 वर्ष का समय या 6 महीने का समय लगता है। कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट या रिसर्च अगर आप थीसिस लिखते हैं तो 3 वर्ष का मिनिमम समय लगता है। अगर लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ तत्कालिक समस्याओं का समाधान करना है, हमें 3 साल वेट नहीं कर सकते हैं। तो तत्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए हम अध्यापकों को क्रमबद्ध रूप से समस्याओं के समाधान करने की एक योग्यता प्रदान कर देते हैं, एक प्रशिक्षण प्रदान कर देते हैं, और यही एक्शन रिसर्च है। तो यहाँ पर क्या है, जिसमें कार्य करना पड़ता है, कार्य तो करना ही पड़ता है, लेकिन ये क्या है, ये रिसर्च का एक प्रयोगात्मक उपयोग है, अनुसंधान का प्रयोगात्मक उपयोग है। यानी जो अभी तक थ्योरी, जैसे मान लीजिए ट्रायल एंड एरर यानी प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत के रूप में विकसित हो गया। अब इस सिद्धांत को हमें अप्लाई करना है। जस्ट हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं या कुछ हम पढ़ा रहे हैं और वहां से हमारे मन माफिक रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये वाला लॉ अप्लाई करके देखें तुरंत। तो हम छात्रों में उस कार्य को अप्लाई करने का प्रयास करते हैं और फिर उसके बाद हम रिजल्ट जल्दी से जल्दी 1 हफ्ते में या 15 दिन में उनका हम परफॉर्मेंस असिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस सवाल का जवाब होगा क्रियानुसंधान क्या है। क्रियानुसंधान या अनुसंधान का प्रयोगात्मक उपयोग है। तो साथियों, मैं आपको भाई बता रहा हूँ कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये सारे प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं और युद्ध की किताब में आपको बढ़िया प्रश्नों का कलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन हम लोग वहीं से इन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और ये भी देखने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कई बार प्रिंटिंग एरर होने की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर हम उनको डिस्कस करेंगे और आप भी कमेंट में जो भी बातें होंगी वो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, चीजें समझ में आ जाती होंगी। अनुसंधान का प्रयोगात्मक उपयोग है वो, क्रियात्मक अनुसंधान। चलिए, मध्यमान क्या होता है। मध्यमान विवरण का मध्य बिंदु होता है, सही बात है। केंद्रीय प्रगति का मान मापक है, सही बात है। दिए गए आंकड़ों का औसत है, बिल्कुल सही बात है। यानी मध्यमान तीनों बातें हैं, विवरण का मध्य बिंदु भी होता है, केंद्रीय प्रगति के एक मान भी है और दिए गए आंकड़ों का ये औसत भी कहलाता है। तो ये इसलिए उपयुक्त सभी ऑप्शन सही होंगे। अगले प्रश्न पर चलें तो कहता है कि निम्नलिखित का मध्यांक क्या होगा। निम्नलिखित का मध्यांक क्या होगा। मीडियन ज्ञात करना है तो हमें क्या लिखा है, 2 4 4 2 2 11। तो मैंने आपको बताया है कि देखो, मीडियन ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला काम आपको आंकड़ों को क्रम में लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्थिति सूचक मान है, ये स्थान बताता है, प्लेस बताता है। तो प्लेस तभी सही बता पाएगा जब चीजें क्रम में लगी होंगी, बिखरी हुई होंगी, तो आप किसी का स्थान उपयुक्त नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कितनी संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बस इसको हम लोग क्रम में लगा लें। ये हो गया 2 2 2, 3 बार 2 हो गए और 4, उसके बाद आपका 10, उसके बाद आपका 11, उसके बाद आपका 12, उसके बाद आपका 13, उसके बाद आपका 16। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 9 संख्याएं हैं। इधर से हमने
निकाला और ये हमारा बीच में मिल गया चोर, ये हो गया हमारा मीडियन। ठीक है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, मध्य का स्थान बताता है। तो अगर जल्द फटाक से आप इसका आंसर ये लगाएंगे क्योंकि मध्य में यही बैठा है। अगर फॉर्मूले से लगाते हैं तो फॉर्मूला है n+1/2वां प्राप्तांक, n/2। तो n कितना है, n हमारा हम जानते हैं 9 है, तो 9+1/2 तो क्या हो जाएगा 10, 10/2 यानी हो जाएगा हमारा 5। तो हमारा 5वां प्राप्तांक, तो 5वें नंबर पर कौन है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर पर हमारे यही भाई साहब बैठे हैं और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं और उस तरीके से भी आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहा गया एक क्लास में 9 बच्चों का प्राप्तांक निम्नलिखित है। ठीक है, ये छापने वालों की महिमा है कि इस तरीके से निम्न प्रकार है। ठीक, उन अंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, मोड बताइए, किसका, इसका बताइए। तो इसमें आपको क्रम में लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक, सिर्फ मीडियन में आपको क्रम में लगा देंगे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं 3 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 7 2 बार आया है। तो यहाँ पर बहुलक वही होता है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार है वही हमारी बहुलक कहलाती है। तो यहाँ पर 3 जो है वो 4 टाइम आया है, इसीलिए हमारा बहुलक इस प्रश्न का होगा जवाब 3। अगला प्रश्न देखते हैं। मानक विचलन औसत विचलन का वर्गमूल भी कहा जाता है। बिल्कुल भाई, जो संख्याएं हमारी प्राप्त होती हैं उनका वर्गमूल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये दो संख्याओं का वर्णांतर है, किस श्रेणी के विभिन्न पदों के मोल का अंतर है, प्राप्तांकों का मध्यांक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि किसी श्रेणी के विभिन्न पदों का उसके जो मध्यमान है उससे जो अंतर है, इसीलिए इसको औसत विचलन का वर्गमूल भी कहा जाता है। तो 58 का बी ऑप्शन सही होना चाहिए। 59 पर आते हैं। कहा गया एक स्वस्थ बुद्धि परीक्षण की क्या विशेषता है। किसी भी परीक्षण की क्या विशेषता है वो सब इसी में आ जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने बुद्धि लगा दिया है, चाहे उपलब्धि लगा दे चाहे जो लगा दे। विश्वसनीयता, सत्य एवं वैधता, सर्वमान्यता और अगला है उपयुक्त सभी। जाहिर सी बात है, विश्वसनीयता होनी चाहिए, सत्य और वैध होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए और सभी यानी ये गुण एक बुद्धि परीक्षण की विशेषताओं को दर्शाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और बात करते हैं। कहा गया कि व्यक्तित्व मापन की विधि क्या है। तो व्यक्तित्व मापन की रेटिंग स्केल है, व्यक्तित्व दर सूची। व्यक्तित्व दर सूची यानी जो प्रश्नावली होती है, प्रश्न क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व आविष्कारिका। ठीक, कुल मिलाकर के वो प्रश्नावली ही है। प्रक्षेपी परीक्षण या प्रोजेक्टिव मेथड या उपयुक्त सभी। तो इन सभी का इस्तेमाल हम व्यक्तित्व मापन के अंतर्गत कर सकते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी सवाल का जवाब सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, मुझे लगता है पिछली बार ये हायर सेकेंडरी एग्जाम में आया था। सूक्ष्म शिक्षण की विधि क्या है, जिसमें माइक्रोस्कोप द्वारा पढ़ाया जाता है। वेरी गुड, जिसमें माइक्रोस्कोप के द्वारा पढ़ाया जाता है। हम माइक्रो है ना, इसको जो जितनी भी चीजें हमारे क्लासरूम में नहीं दिख रही हैं उनको एकदम माइक्रोस्कोप से लगाकर हम देखने का प्रयास करते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है, जिसमें माइक्रोस्कोप द्वारा पढ़ाया जाता है। ठीक है, देखो माइक्रोस्कोप से हमने देखा और इसकी एक मात्रा हमको मिल गई। जिसमें विद्यार्थियों को समझने का तरीका सिखाया जाता है, जिसका प्रयोग प्रशिक्षण के समय अध्यापकों को शिक्षण कौशल समझाने के लिए किया जाता है, जिसको द्वारा प्रौढ़ शिक्षा दी जाती है। तो कुछ नहीं है, सूक्ष्म शिक्षण एक अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत छात्राध्यापकों को विभिन्न शिक्षण कौशलों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसलिए आपका जवाब होगा जिसका प्रयोग प्रशिक्षण के समय अध्यापकों को शिक्षण कौशल समझाने के लिए, टीचिंग स्किल्स सिखाने के लिए किया जाता है। आप सभी ने बीएड के दौरान अपने क्लासेस में किया होगा माइक्रो टीचिंग। अगले प्रश्न पर आते हैं। 62 नंबर का है, लंबी सी परिभाषा है और परिभाषा क्या कहती है कि शिक्षा मानव बंधनों से मुक्त करती है। शिक्षा जो है एक सही शिक्षा मानव बंधनों से मुक्त करती है। यहाँ तो बांध रही है, हाय नौकरी है नौकरी। ठीक, लेकिन यहाँ क्या है मानव को बंधनों से मुक्त करती है। और आज के युग में तो यह लोकतंत्र की भावना का आधार भी है। यह जन्म से या अन्य कारणों से उत्पन्न जो जाति और धर्मगत विषमताएं हैं, अलग अलग जो हम हैं, को दूर करते हुए मनुष्य को इन सबसे ऊपर उठाती है। यह किसकी उक्ति है, यानी किसने ये कहा है? इंदिरा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा, पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा। तो शिक्षा मानव बंधनों से मुक्त करती है और आज के युग में यह लोकतंत्र की भावना का आधार भी है। ये परिभाषा
प्रश्नगत चले तो स्वामी विवेकानंद ही मानी गई है। 63 देखें तो क्या कहता है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1957, 1857, 1800। तो मैंने आपको बता रखा है, तीनों कॉलेज आपको याद होने चाहिए, 1781, 1791 और 1800। ठीक, नाम मैंने नहीं लिखा है, नाम आप लोग लिखेंगे। 1800 फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई है? 1800 में हुई। बहुत फेमस बुक है जो अगली परिभाषा में, अगली प्रश्न में पूछी गई है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक कौन है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक कौन है? डॉक्टर राधाकृष्णन हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, जॉन डीवी हैं या ऋषि अरविंद हैं? तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन ये जॉन डीवी की डेफिनेशन है, बुक है। डेमोक्रेसी से संबंधित, लोकतंत्र से संबंधित सामाजिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत पुस्तकें शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्यों की बात जॉन डीवी ने ज्यादा कही है। किसी एक व्यक्ति का विकास एक निर्धारित समय पर होना यह परिणाम है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो है वो टेट के एग्जाम में भी पूछा गया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कहीं से भी हैं तो इसको पढ़िए, आपको यहाँ से एक आध प्रश्न 100% मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपको टीटी के एग्जाम में या किसी भी हरियाणा स्टेट में या कहीं पर भी ये क्वेश्चन कुल मिलाकर के उसी परीक्षा में पूछा गया है, किसी भी स्टेट में। किसी एक व्यक्ति का विकास एक निर्धारित समय पर होना, यह परिणाम किसका? उनका उसके अनुभवों का, अनुवांशिकता का, प्रकृति और प्रशिक्षण की अंतःक्रिया का और उसको प्रभावित करने वाले सामाजिक दबाव का। तो जल्दबाजी में हम प्रकृति और प्रशिक्षण की अंतःक्रिया लगा सकते हैं, परंतु यहाँ पर एक व्यक्ति का विकास एक निर्धारित समय में, ठीक, एक निर्धारित समय पर कितना होगा यह उसकी अनुवांशिकता पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उसकी रुचियां बहुमुखी हो जाती हैं, सुदृढ़ और सीमित हो जाती हैं, अपेक्षाकृत अनियमित दिशा में अग्रसर होती हैं, प्रकृति व संख्या में पहले के समान रहती है। तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता चला जाता है उसकी रुचियां क्या होती हैं? सीमित नहीं होती हैं, कई बहुमुखी हो जाती हैं। पहले उसको पता चला दूध पीना पसंद नहीं है या मीठा खाना नहीं पसंद है और लोगों से मिलना नहीं पसंद है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो सामाजिक लोकाचार में आता है वह विभिन्न रुचियों को अपने अंदर सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुरूप स्वीकार करता चला जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उसकी रुचियां बहुमुखी हो जाती हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रमुख नीति को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में अपनाया गया? पूर्ण साक्षरता अभियान, श्रमिक विद्यापीठ, अनौपचारिक शिक्षा या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय साक्षरता नेशनल लिटरेसी मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 के अंतर्गत संपूर्ण साक्षरता अभियान, टोटल लिटरेसी मिशन TLM। पिछली बार क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि पूर्ण साक्षरता अभियान को अपनाया गया है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय मनुष्य का स्थान प्राकृतिक संसार में बताता है? तो फिजिक्स बताता है, बायोलॉजी बताता है, ज्योग्राफी बताता है या ज्योतिष शास्त्र बताता है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी बताती है। तो यहाँ पर मनुष्य का स्थान प्राकृतिक संसार में वर्णन करने वाला है भूगोल, ज्योग्राफी। वे परीक्षण जो, मतलब जबरदस्ती के प्रश्न है, वे परीक्षण जो छात्रों की एक निश्चित विषय क्षेत्र में उपलब्धि की मात्रा का मापन करते हैं। यही एक लाइन मैंने आपको लेक्चर पढ़ाते समय भी मजबूती से समझाई थी कि जब ये वर्ड आएगा तो क्या जवाब होगा। कई सारे परीक्षण हैं और कई सारे परीक्षण हमारी विभिन्न योग्यताओं का मापन करते हैं, लेकिन जब लिखा होगा कि वह परीक्षण जो छात्र की किसी एक निश्चित विषय क्षेत्र में उपलब्धि की मात्रा का मापन करते हैं तो क्या कहलाता है? निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, अभिरूप परीक्षण या तत्परता। तो यहाँ हम एक निश्चित विषय क्षेत्र में उसकी जो अचीवमेंट है, उपलब्धि की मात्रा का मापन हम निष्पत्ति यानी निष्पत्ति परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट के माध्यम से करते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है और ये स्टैटिक्स मतलब जीके का प्रश्न है। कहते हैं कि जनगणना 2001 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 47.53, 54.16, 65.38 या 75.85। तो थोड़ा याद रखो इस बात को कि 2011 में जो हमारी कुल साक्षरता थी, वो कुल साक्षरता कितनी थी? कुल साक्षरता थी कितनी हमारी? तो 65-84, ऐसे इसको मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए। एक प्रश्न इससे आ सकता है, 65-84। इसमें से मेल कितनी थी, पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो इसमें हमारा पुरुष साक्षरता दर हमारी थी 74-26 और फीमेल हमारी साक्षरता दर कितनी थी? तो
जो हमारी थी 5416। तो यहाँ पर सवाल का जवाब क्या होगा, 5416 यानी 54.16। तो ये याद कर लो, 6584 74 26 और 5416, ये मोबाइल नंबर की तरह इसको याद कर लीजिए। जिस किसी को भी आप फेवरेट मानते हैं उसका मोबाइल नंबर यही रख लो, 6584 74 26 5416। और एक मोबाइल नंबर मैंने आपको और बताया था कि एनपीसी के जो मान हैं उनको भी आप मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी इनसे भी एक पक्का प्रश्न पूछा जाता है। चलिए 71, एक परीक्षण पत्र अपने निर्धारित लक्ष्यों की जितनी जांच करता है उसकी वह मात्रा क्या कहलाती है। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनियता और उपयोगिता। बहुत अच्छा प्रश्न है। वैधता कहलाती है। कहा गया कि वह परीक्षण जो जिस चीज के लिए बना है उसी चीज का मापन करता है, तो यह गुण किसी भी परीक्षण की वैधता का गुण कहलाता है। बिल्कुल बात एकदम आपको माइंड में सेट हो जानी चाहिए। भारतीय संविधान में शिक्षा, वर्तमान में शिक्षा सम्मिलित की गई है कहाँ पर, राज्य सूची में, केंद्र सूची में, समवर्ती सूची में या उपयुक्त। तो भैया मेरे 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था। किसी का कमेंट आया था कि शिक्षा को आपने सर केंद्र सूची में बताया है, बिल्कुल भी नहीं बताया है। शिक्षा को हो सकता है कहीं मुंह से निकल गया हो, तो याद रखना कि शिक्षा समवर्ती सूची में 1976 में रखा गया। मैंने हो सकता है ये बताया हो कि 1976 से पहले भारतीय संविधान लागू होने के बाद से लेकर इतने दौरान ये जो है राज्य सूची का विषय रहा। ये किसका विषय रहा, राज्य सूची का विषय रहा। लेकिन 1976 यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। इससे पहले अगर पूछा जाए कि 1970 से 42वें संविधान संशोधन से पहले शिक्षा किस सूची का विषय था, तो आपका जवाब राज्य सूची होगा। लेकिन वर्तमान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया 73 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि कंप्यूटर सहयोगी शिक्षण आधारित होता है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर। तो कंप्यूटर सहयोगी शिक्षण का मतलब आपका हो गया क्या, अभिक्रमित अनुदेशन की बात ये कर रहा है। अभिक्रमित अनुदेशन, अब आपको प्रश्न का जवाब भी शायद मिल गया होगा। ये किसकी बात कर रहा है, अभिक्रमित अनुदेशन की बात कर रहा है। तो सक्रिय अनुबंधन, अनुक्रिया अनुबंधन, संबंध प्रत्यावर्तन या पैबलाव। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर सहयोगी CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ठीक, किसका है, तो ये सभी जो है स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और कहता है हमारा अगला प्रश्न कि बिने साइमन टेस्ट बुद्धि परीक्षण किसके लिए बनाया गया। तो तेज विद्यार्थियों के लिए बनाया गया, यानी हम लोगों के लिए नहीं बनाया गया। औसत विद्यार्थियों के लिए बनाया गया, मंद बुद्धि विद्यार्थियों के लिए बनाया गया, इनमें से किसी के लिए नहीं बनाया गया। तो भैया जो हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, मंद बुद्धि विद्यार्थियों के लिए ये बनाया गया। बुद्धि लब्धि क्या है, यदि यह बुद्धि का प्राप्तांक है या बुद्धि का संबंधित भाग है या बौद्धिक योग्यता का ज्ञान कराता है या इनमें से कोई नहीं। तो जो ये हमारा बुद्धि लब्धि सूत्र होता है, यह बौद्धिक योग्यता का, किसी भी व्यक्ति की बौद्धिक योग्यता का हमें भान कराता है या ज्ञान कराता है, और ये अनुपातिक मान है। ठीक, क्या है, अनुपातिक मान है। ये भी प्रश्न इस तरीके से कहीं शायद पूछा गया था। अगले प्रश्न की ओर चलें तो कहता है हमारा अगला प्रश्न कि अति श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो 110, 120, 120, 140, 140 से अधिक या 100। तो यहाँ पर विकल्पों के आधार पर 140 से अधिक यहाँ पर जवाब सही होगा। वैसे तो 120 से ऊपर की हम मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 140 से अधिक। ठीक, टर्मन ने भी बताया है, कई सारे लोगों का वर्गीकरण है, तो यहाँ पर ये विकल्प आप सही मानिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं। प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत के हेगार्टी, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया भी था, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, बात करते हैं कोहलर ने किस सिद्धांत का विकास किया। प्रयत्न एवं त्रुटि, अनुकरण, अंतर्दृष्टि या संबंध प्रत्यावर्तन। तो कोहलर ने जो सिद्धांत विकसित किया वो सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्रस्तुत किया, इनसाइट थ्योरी।
अगला प्रश्न है 79 नंबर का कि रूसी मनोवैज्ञानिक पैवलाव, यानी पैवलाव कहाँ के थे, रूसी शरीर वैज्ञानिक थे, ठीक है। रूसी मनोवैज्ञानिक पैवलाव का सिद्धांत क्या है? निरीक्षण एवं तर्क, शास्त्रीय अनुबंधन, समस्या समाधान और इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, सही जवाब आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अगले प्रश्न पर आते हैं। 80 नंबर का प्रश्न है, कहते हैं कि सीखना क्या है? तो किसी बात को बार बार सीखना, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन, जन्मजात व्यवहारों में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको सैकड़ों बार इस बात को बताया है कि अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम में व्यवहार में होने वाले उत्तरोत्तर परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। अब आगे की बात करते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। कहा गया कि सीखने का स्थानांतरण या शिक्षण का स्थान मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर वैसे तो ये 5 ज़्यादा अच्छा सही होगा, लेकिन 5 नहीं है तो हम 6 लगा देंगे। कह सकते हैं कि पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और बाइलैटरल, ठीक। और इन्होंने एक लैटरल ट्रांसफर भी जोड़ दिया है, इसलिए इन्होंने इसकी संख्या 6 कर दी है। लेकिन सही से क्या होनी चाहिए? चलो ठीक है, 6 ट्रांसफर, 6 प्रकार का ट्रांसफर हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर का। 85 क्वेश्चन ही है, फटाक से हम लोगों ने आज खत्म कर लिया। बुद्धि उद्देश्य है, साथ ही उसके साथ पहुंचने का एकमात्र साधन है, यह किसका विचार है? ट्रू एंड को कोल्विन का, रॉस का या वुडवर्थ का? तो फिलहाल मैंने इसको 2-3 किताबों में खोजा था तो मुझे मिला नहीं। फिलहाल इस परिभाषा को हम यूथ के हिसाब से ही क्रो एंड को ही मानते हैं। अगली परिभाषा क्या कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति की एक मूल प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा वह अपने आप को यह सिद्ध करना चाहता है कि वह कम से कम किसी एक क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है। तो मूल प्रवृत्ति होती है, इसलिए आप फटाक से कहीं अलग मत जाइएगा। एल्डर, एरिक्सन, स्किनर और इनमें से कोई नहीं। तो मूल प्रवृत्ति से संबंधित एक व्यक्ति यहाँ पर है, उसका नाम है एल्डर। तो यहाँ पर ये परिभाषा सही होनी चाहिए। अगला है व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य होता है? मैंने आपको पढ़ा रखा है बहुत अच्छी तरीके से व्यक्तित्व का चैप्टर, पर्सनालिटी के चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है कि पर्सनालिटी वो नहीं जो आप बॉडी बिल्डिंग के द्वारा बनाते हैं। पर्सनालिटी वो है जो आपका आंतरिक व्यवहार और बाह्य जो आपका चाल चलन है वो भी आपके व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। तो देखते हैं, चेहरे की बनावट, ये एक पहला इंप्रेशन हो सकता है। व्यक्ति का सौंदर्य, ये भी एक हो सकता है, परंतु मनुष्य के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का रूप, या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व जो है, पर्सनालिटी जो है, मनोवैज्ञानिक रूप द्वारा देखो, व्यक्तित्व ये पर्सनालिटी शब्द पर्सोना शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है नकाब, यानी जो बाहरी आवरण। परंतु मनोवैज्ञानिकों ने इस शाब्दिक अर्थ को स्वीकार नहीं किया। कहा है कि जो हमारे आंतरिक और बाह्य दोनों गुण हैं, ठीक। बाहरी गुण के आधार पर अगर हम कहें कि इसकी पर्सनालिटी अच्छी, तो गांधी जी कौन बहुत 6 पैक बनाए घूमते थे, लेकिन उनको हम अच्छी पर्सनालिटी कहते नहीं कहते। इसलिए आंतरिक और बाह्य गुण सभी प्रकार के गुणों को मिश्रण व्यक्तित्व की श्रेणी में रखा जाता है। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका। टर्मन, स्टर्न, स्पीयरमैन और कैली, हम जानते हैं। वेरी गुड, आपका सही जवाब है। और आपने जवाब दिया स्पीयरमैन, तो हमने भी लगा दिया स्पीयरमैन, और हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कंटेंट भी पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा कंटेंट, लेकिन कंटेंट का एक लेक्चर में ऐसा, मतलब जो भी चीज़ें हों वो आपके लिए उपयोगी हो सके। कुछ भी उठा के कुछ भी मैं अपलोड कर दूं, वो मैं नहीं चाहता। कंटेंट आपके पास जिस भी टॉपिक का आएगा वो बेहतरीन आएगा। मिनिमम लेवल से लेकर मैक्सिमम लेवल तक की जानकारी उस लेक्चर में होगी। तो थोड़ा सा समय एक अच्छे लेक्चर को बनाने में लगता है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करूँ, तो इसलिए जैसे देर हो रही है। वरना ऐसे तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा और प्रोफेशनल वे में प्रस्तुत करने में हल्का सा समय लगेगा। थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अध्ययन करते रहिए। जहाँ तक मेरा सहयोग आप है वो मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको सहयोग करता रहूँगा। धन्यवाद। भारत माता की जय।